नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये किसी भी ऐप की आप कह सकते हैं नींव है। बिल्कुल। ये तरीका है कि कोड कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, यूआई, लॉजिक, डेटा लेयर्स, ये सब कैसे अलग रहे। हाँ। सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि ऐसा कोड जो टेस्टेबल हो, मेंटेनेबल हो और बढ़ाया जा सके आसानी से। एकदम सही कहा। अच्छी आर्किटेक्चर के बिना कोड वो जिसे स्पैगेटी कोड कहते हैं वैसा बन जाता है, मतलब एकदम उलझा हुआ। हाँ, डेवलपर्स के लिए सिरदर्द। जी, तो आज हम कुछ मुख्य पैटर्न देखेंगे। MVC, MVP, फिर MVVM और हाँ, क्लीन आर्किटेक्चर भी। समझेंगे कि ये क्या है और शायद सबसे जरूरी कि कब कौन सा इस्तेमाल करना ठीक रहता है। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पुराने या शायद सबसे पहले आए पैटर्न से, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। जी। इसमें व्यू मतलब UI हो गया, एक्टिविटी या फ्रैगमेंट, मॉडल मतलब डेटा, और कंट्रोलर लॉजिक संभालता है। सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ, थ्योरी में तो सीधा है, पर एंड्रॉयड में दिक्कत ये आती है कि अक्सर एक्टिविटी या फ्रैगमेंट ही व्यू और कंट्रोलर दोनों बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, और कभी-कभी तो वो नेटवर्किंग और डेटा वाला काम भी करने लगती हैं। इसी को लोग मजाक में मैसिव व्यू कंट्रोलर कहते हैं। मैसिव व्यू कंट्रोलर, हाँ सुना है। तो मतलब छोटे ऐप्स के लिए शायद चल जाए। शायद, बिल्कुल शुरुआती लेवल पर जैसे ही ऐप थोड़ी भी बड़ी होती है, चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है, टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए आया MVP, मॉडल व्यू प्रेजेंटर। हाँ, कह सकते हैं। MVP ने कोशिश की चीजों को बेहतर तरीके से अलग करने की। इसमें व्यू यानी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट वो प्रेजेंटर से बात करता है। ओके। और प्रेजेंटर फिर मॉडल से इंटरैक्ट करके डेटा लेकर व्यू को बताता है कि क्या दिखाना है। व्यू और मॉडल का सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, तो लॉजिक अलग हो गया व्यू से, टेस्टिंग आसान हुई होगी। हाँ, टेस्टिंग में काफी सुधार हुआ। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन इसमें ना बॉयलरप्लेट कोड बहुत लिखना पड़ता था। बॉयलरप्लेट कोड मतलब बार बार एक जैसा कोड लिखना। बिल्कुल। हर व्यू के लिए एक प्रेजेंटर इंटरफेस, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, काफी काम बढ़ जाता था। और अगर एक स्क्रीन पर कई तरह के व्यूज हों तो प्रेजेंटर खुद काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता था। पर हाँ, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आने से पहले ये एक अच्छा कदम था। समझ गए। तो MVP ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, पर अपनी नई मुश्किलें भी ले आया। और अब आते हैं MVVM पर, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। आजकल तो लगता है ज्यादातर नए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स इसी पर बन रहे हैं। हाँ, काफी हद तक सही है। MVVM आजकल बहुत पॉपुलर है, खासकर गूगल के आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आने के बाद। इसमें व्यू मॉडल होता है। व्यू मॉडल? जी, ये UI से जुड़ा लॉजिक और डेटा अक्सर लाइव डेटा या आजकल स्टेट फ्लो के जरिए रखता है। व्यू यानी आपकी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट बस इस डेटा को ऑब्जर्व करती है, मतलब देखती रहती है। साइकिल अवेयर होना। हाँ, ये टर्म सुना है, लाइफ साइकिल अवेयर। इसका असली मतलब क्या है एंड्रॉयड डेवलपर के लिए प्रैक्टिकली? देखिए, एंड्रॉयड में स्क्रीन रोटेशन एक आम चीज है, या मेमोरी कम होने पर सिस्टम ऐप को पीछे भेज सकता है। पहले इन सब में UI का स्टेट बचाना, डेटा बचाना बड़ा झंझट था। हाँ, वो तो था। व्यू मॉडल खासकर लाइव डेटा या स्टेट फ्लो के साथ एंड्रॉयड कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को समझता है। तो स्क्रीन रोटेट भी हो जाए, व्यू मॉडल जिंदा रहता है और डेटा को होल्ड करके रखता है। UI दोबारा बनने पर वही डेटा मिल जाता है। अरे वाह! तो मतलब डेवलपर को वो सारी मैनुअल स्टेट सेविंग से काफी हद तक छुटकारा मिल गया। बिल्कुल, इससे कोड साफ रहता है और डेवलपर लॉजिक पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। डेटा बाइंडिंग या जेटपैक कंपोज के साथ तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन सोचिए, अगर ऐप बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स, कई सारी टीमें काम कर रही हों, क्या तब भी सिर्फ MVVM काफी है? मैंने क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में भी काफी सुना है। बिल्कुल सही सवाल। जब स्केल बहुत बड़ा हो, ऐप को सालों साल मेंटेन करना हो, तब क्लीन आर्किटेक्चर की बात आती है। इसके पीछे अंकल बॉब का आइडिया है। इसमें ना कोड को बहुत साफ तरीके से अलग अलग परतों, लेयर्स में बांटा जाता है। परतें? जैसे? आमतौर पर 3 मुख्य परतें होती हैं। UI या प्रेजेंटेशन लेयर सबसे बाहर, फिर डोमेन लेयर जिसमें बिजनेस लॉजिक होता है, और सबसे अंदर डेटा लेयर जो डेटा सोर्स जैसे नेटवर्क, डेटाबेस से डील करती है। ओके। सबसे जरूरी नियम यह है कि निर्भरता, डिपेंडेंसी
हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होती है। मतलब यूआई डोमेन पर निर्भर कर सकता है, डोमेन डेटा पर, लेकिन डेटा लेयर को डोमेन या यूआई के बारे में कुछ नहीं पता होता। अच्छा। और डोमेन लेयर में यूज केसेस होते हैं। ये ऐप के असली बिजनेस रूल्स को इनकैप्सुलेट करते हैं, जैसे लॉगिन यूजर या प्रोडक्ट खरीदना। यूआई को बस यूज केस कॉल करना होता है, उसे ये जानने की जरूरत नहीं कि डेटा कहां से आ रहा है, रेट्रोफिट से, रूम से या कहीं और से। ये तो सुनने में बहुत ही व्यवस्थित लग रहा है। डीकपलिंग मतलब कोड के हिस्सों का एक दूसरे पर कम निर्भर होना, वो तो बहुत बढ़िया हो जाता होगा इसमें। हाँ, डीकपलिंग इसका एक बड़ा फायदा है। इससे टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हर लेयर को अलग से टेस्ट किया जा सकता है। और अगर भविष्य में आपको डेटाबेस बदलना है या नेटवर्किंग लाइब्रेरी बदलनी है, तो सिर्फ डेटा लेयर में बदलाव करना होगा, यूआई या डोमेन पर असर नहीं पड़ेगा। कमाल है। पर इसमें कुछ डाउनसाइड्स भी होंगी, कुछ कमियां? हाँ जरूर। क्लीन आर्किटेक्चर सेटअप करने में शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है। बॉयलर प्लेट कोड भी एमवीवीएम से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको इंटरफेस, यूज केस, मैपर वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो छोटी या मीडियम साइज की ऐप के लिए ये शायद जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे, ओवरकिल जिसे कहते हैं। सही है। मतलब हर ऐप के लिए शायद ये बेस्ट ना हो। अच्छा, और जल्दी के चक्कर में या शायद कम अनुभव के कारण डेवलपर्स क्या आम गलतियां कर बैठते हैं इन आर्किटेक्चर्स को लागू करते समय? सबसे आम गलती तो वही है, सारा का सारा लॉजिक एक्टिविटी या फ्रैगमेंट में ठूंस देना, वो एमवीसी वाली प्रॉब्लम। दूसरी बड़ी गलती है डेटा लाने वाले लॉजिक, जैसे नेटवर्क कॉल, को सीधे व्यू या व्यू मॉडल में मिक्स कर देना। और तीसरी, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे अभी जल्दी है, व्यू मॉडल या प्रेजेंटर बाद में लगा लेंगे, और वो बाद कभी नहीं आता। अक्सर नहीं आता। और वो बन जाता है टेक्निकल डेट, टेक डेट, जिसे बाद में चुकाना बहुत महंगा पड़ता है। अच्छी आर्किटेक्चर शुरू से ही प्लान करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आखिर में कोई डेवलपर कैसे फैसला करे कि उसके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा पैटर्न सबसे सही रहेगा? कोई सीधा सा नियम है? सीधा नियम तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस है। जैसे बहुत छोटा प्रोजेक्ट है या कोई प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो सिंपल एमवीवीएम शायद काफ़ी हो। ठीक है। अगर टीम बड़ी है, ऐप कॉम्प्लेक्स है और लंबे समय तक चलेगी, तो एमवीवीएम के साथ क्लीन आर्किटेक्चर के कुछ सिद्धांत, जैसे यूज केस को अलग करना, फायदेमंद हो सकते हैं। पूरा क्लीन आर्किटेक्चर लागू करना है या नहीं, वो स्केल पर निर्भर करेगा। और जेटपैक कंपोज के साथ? जेटपैक कंपोज के साथ एमवीवीएम बहुत अच्छे से काम करता है। स्टेट मैनेजमेंट उसमें काफ़ी इंटीग्रेटेड है। अगर बिजनेस लॉजिक बहुत ज़रूरी और कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप यूआई फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं, तो डोमेन लेयर और यूज केस यानी क्लीन आर्किटेक्चर की तरफ सोचना अच्छा है। कुल मिलाकर संतुलन साधना ज़रूरी है। ना तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दें और ना ही स्ट्रक्चर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर लें। तो आज हमने एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के सफ़र को देखा, एमवीसी की सीमाओं से शुरू होकर एमवीपी के सुधार, फिर एमवीवीएम की आधुनिक फ्लेक्सिबिलिटी और बड़े ऐप्स के लिए क्लीन आर्किटेक्चर की मजबूती तक। जी, हमने ये भी समझा कि सही आर्किटेक्चर चुनना क्यों इतना ज़रूरी है और किन आम गलतियों से बचना चाहिए। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आर्किटेक्चर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक गाइड है, एक ढांचा है जो आपके ऐप को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। सही चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की ज़रूरतों, टीम के साइज और भविष्य के प्लान्स पर निर्भर करेगा। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है, जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या हमेशा सबसे नया या सबसे परिष्कृत माना जाने वाला आर्किटेक्चर ही किसी प्रोजेक्ट के पूरे जीवन काल के लिए वास्तव में सबसे अच्छा आर्किटेक्चर होता है? इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।